संजय जी, आपका अनबाउंड इंडिया में आने के लिए और आप समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कश्यप जी, हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जी और लोगों के दिल तक जी। है। तो संजय जी, सिलसिलेवार करके हम आपसे आपकी जो शुरुआती दौर की जो बातें हैं और जो इतिहास में जो टर्निंग पॉइंट्स आपके थ्रू जो हमको देखने को मिले हैं, उन सारे विषयों के ऊपर हम संक्षिप्त में आपसे बात करेंगे। एक-एक करके हम आपसे प्रश्न पूछते जाएँगे। प्रश्न भी नहीं होंगे, वो हाँ, हमारी जिज्ञासाएँ हैं। मैं उसको प्रश्न की श्रेणी में रखूँगा, जिज्ञासाएँ हैं, और उन जिज्ञासाओं का आप जो है वो हमारे दर्शकों को जो है वो उसको अपडेट करेंगे। आज मेरा की जो भरसक प्रयास रहेगा जी, कि आप जो कुछ आपकी जिज्ञासाएं हैं और मैं उसको तृप्त कर सकूं, शांत कर सकूं, और पूरी शिद्दत से। सनौली के बारे में शुरू से बताइए। सनौली एक्सकवेशन सिर्फ एक्सकवेशन का टर्निंग पॉइंट नहीं है, या इतिहास का टर्निंग पॉइंट नहीं हुई है, या आर्कियोलॉजी का सिर्फ टर्निंग पॉइंट नहीं है। ये एक लाइफ का और हमारे लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट है। और एज एन आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे साइट कभी कभी एक्सकवेट करने का मौका मिलता है, और इस साइट पे, इस एक्सकवेशन में हमने अपनी सारी विधाओं का यूज़ किया। जो कुछ भी हमने सीखा था, जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया था, और जो भी साइंटिफिक मेथड्स थे, और जो बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता था, वो सब चीज़ करने की हमने कोशिश की। इसलिए इस साइट को मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा साइट है जो एक्सकवेशन टेक्निक के दृष्टि से जो इसकी डिस्कवरी है वो तो है ही, उसको तो लोगों ने समझा जाना है, लेकिन उसके पीछे का जो पक्ष है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि उसको जिस तरह से विजुलाइज किया गया और जिस तरह से एक्सकवेट किया गया, और जो जो साइंटिफिक मेथड्स उसमें यूज़ किए गए, वो शायद भारतीय पुरातत्व में पहली बार इस तरह का प्रयोग हुआ था। जैसे अगर आप देखें कि जो एक्सकवेशन में पहली बार सीटी स्कैन का उसी समय प्रयोग किया गया। सीटी स्कैन मतलब ये जो सीटी हम स्कैन, नॉर्मली जो नॉर्मल सीटी स्कैन करते हैं। और एक्सरे, एक्सरे में भी कई तरह के एक्सरे का प्रयोग हमने किया। एक जो लैब में एक्सरे होता है जो ह्यूमन बीइंग पे किया जाता है, एक पोर्टेबल एक्सरे होता है कि जैसे किसी का पाँव टूट गया तो पोर्टेबल एक्सरे वहाँ के ले जाके उससे देते हैं। तीसरा बैगेज एक्सरे होता है, वो आप एयरपोर्ट और सिक्योरिटी पर्पज से लेते हैं। तो इन सारे एक्सरे को अलग अलग तरह से प्रयोग करके वैसी चीज़ों को समझने की कोशिश किया हमने जो आंखों से नहीं दिख रहा था, और उसके आधार पे रिकंस्ट्रक्ट किया। फोटोग्रामेट्री करने की किया हम लोगों ने, जिसमें कंटूर हम देख सकते थे, जिसमें हम एक एक चीज़ें बहुत आसानी से रिकॉर्ड कर सकते थे, उसका AR VR कर सकते थे, तो उसका भी हमने प्रयोग किया। ड्रोन फोटोग्राफी तो हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, ड्रोन फोटोग्राफी तो वो तो हम लगातार प्रयोग कर रहे थे। उसके साथ साथ मैनुअल ड्राइंग, मैनुअल फोटोग्राफी वो भी चल रही थी। पहली बार हैंडहेल्ड XRF को वहीं पे मेटल और उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने हैंडहेल्ड XRF का भी यूज़ किया। एज एन आर्कियोलॉजिस्ट और एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, तो मैंने उसको उसी समय ड्राइंग करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, वो भी ऑन साइट प्रयोग हम लगातार हम लोग कर रहे थे। उसके अलावा जो एक्सकवेशन टेक्निक है उसको किस तरह से हर एक्सकवेशन में मॉडिफाई किया जाए, और क्योंकि एक्सकवेशन कोई तकनीक नहीं है, मैं ये समझता हूँ हर आदमी की बीमारी अलग होती है, तो हर चीज़ पे एक ही तरह का अगर आप अप्लाई करेंगे दवाई तो शायद वो सुटेबल ना हो। बहुत सारी चीज़ें हम गलत कर सकते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से, हर साइड के नेचर के हिसाब से, हर साइड की पर्सनालिटी के हिसाब से हमें अपनी तकनीक में बदलाव करना चाहिए।
और ये हमने बखूबी समझ लिया था अपने पिछले कई एक्सकवेशन में कि किस तरह के छोटे छोटे चेंजेस जो हैं बहुत मायने रखते हैं एक्सकवेशन टेक्निक में। और वही हमने सनौली के एक्सकवेशन में ही किया, क्योंकि इस एक्सकवेशन में बहुत डिफ़िकल्ट था पिट लाइन को आइडेंटिफाई करना। करेक्ट। और बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि फ्रजाइल चीज़ें जो ऑलरेडी डिकम्पोज हो गई थी, लकड़ी जो ऑलरेडी डिकम्पोज हो गया था, उसको आइडेंटिफाई करना। जो कॉपर लगे हुए थे बहुत थिन थे, तो बहुत फ्रेगमेंट्री कहीं कहीं दिखाई दे रहे थे, तो उसके आधार पे उसको शेप को, साइज को रिकंस्ट्रक्ट करना। दूसरा, कई चीज़ें डिफरेंट लेवल पे थी, तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। तो इन सब चीज़ों को हमने एक्सकवेशन में कहाँ वर्टिकली एक्सकवेट करना है, कहाँ हॉरिजॉन्टली एक्सकवेट करना है, किन चीज़ों को हमको लिफ्ट नहीं करना है, और किन चीज़ों पे डिफरेंट अलग अलग टूल का उपयोग करना है। जैसे डेंटर टूल है तो बहुत छोटे छोटे टूल होते हैं, बहुत सारे टूल हमने वहाँ पे डेवलप किए और बना के कि जरूरत के हिसाब से। हाँ, जरूरत के हमको इस तरह के टूल चाहिए। तो एक जो ट्रेडिशनल टूल्स थे, ट्रेडिशनल मेट्रोलॉजी था, उसको हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया। और उसका ये परिणाम था कि जो चीज़ें पिछले एक्सकवेशन में 2005-06 में भी वहाँ एक्सकवेशन हुआ था, SI ने किया था, तो वो चीज़ें जो फ्रेगमेंट्री चीज़ें निकली थी, जो अलग अलग पार्ट में निकले थे, उसको हमने एक समग्र रूप में देख लिया। और जब समग्र रूप में हम देखते हैं तब उसके मीनिंग को समझ पाते हैं, नहीं तो उसके मीनिंग को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट है एक्सकवेशन के लिए भी, और जो डिस्कवरीज हैं वो तो इतिहास और पुरातत्व के लिए तो एक टर्निंग पॉइंट है ही, जो बहुत सारी चीज़ों को डिबंक करता है, बहुत नई चीज़ें सामने रखता है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक हम उसको ठीक से समझ नहीं पाए थे अपने वेदों को, या उसके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के साथ रिलेट नहीं कर पाए थे। तो वो इस फाइंडिंग्स ने एक बहुत बड़ा इंसाइट दिया हमें कि, और दूसरा, अब कोई एक जब उदाहरण आ जाता है ना, तो फिर नेक्स्ट एक्सकवेशन जो दूसरा एक्सकवेटर करता है, उसको पता होता है कि इस तरह की चीज़ें मिलेगी तो हमको कैसे एक्सकवेट करना चाहिए। तो ट्रेंड सेटर ये बहुत ज़रूरी है कि एक पॉइंट होता है जहाँ से आपका ट्रेंड बदलता है, तो ये ट्रेंड बदलना ज़रूरी था। और वो इंसाइट जो हमें मिला है आगे के एक्सकवेशन में, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्सकवेटर अपने चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से अब समझ पा रहे हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं कि आप इसको कैसे समझें। तो इसमें जब आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिगिंग की जब बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये वर्टिकल और वो क्या है। नॉर्मली जब हम वर्टिकल डिगिंग करते हैं तो वो कल्चरल सीक्वेंस जानने के लिए करते हैं, क्योंकि परत दर परत जो चीज़ें जमी हैं, तो सबसे नीचे वाली सबसे पुरानी होती है, सबसे टॉप वाली सबसे नई होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्टिकल डिगिंग करके हम ये देखते हैं कि सबसे पुराना कल्चर कौन सा है और नया कल्चर कौन सा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिगिंग हम जब करते हैं तो उसके प्लानिंग को समझने के लिए करते हैं। जैसे अगर हाउस प्लान है तो हाउस प्लान वर्टिकल डिगिंग से नहीं पता चलता है, तब वो हॉरिजॉन्टल डिगिंग करते हैं। यहाँ पे केस अलग था क्योंकि जब जो बरियल होता है वो वन टाइम एक्टिविटी है। करेक्ट। हम एक बार पिट खोदते हैं और फिर उसमें हम अपने डेड बॉडी को अलॉन्ग विथ अलग अलग चीज़ें जो आपको ऑफर करना है, रिचुअल परफॉर्म करना है, उसके साथ उसको बरी करते हैं। तो ये वन टाइम एक्टिविटी है। लेकिन विद इन वन टाइम एक्टिविटी आप किसी चीज़ को पहले रखेंगे, किसी चीज़ को बाद में रखेंगे, तो उसकी सीक्वेंस को आप नहीं समझेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि रिचुअल कैसे परफॉर्म किया गया। यहाँ पे केस ये था कि जो बॉडी रखी गई है वो एक बॉक्स में रखी गई है, यानी शव पेटी है, उसमें रखी गई है, और उसमें 4 लेग लगे हुए हैं। तो वो क्या है, जब आप खाट पे बैठते हैं तो ऊंचाई पे बैठते हैं, और उसके नीचे भी सामान रख दिया गया।
और पॉट जो रखी गई वो नीचे ज़मीन पे चटाई बिछा के या चीज़ें बिछा के पॉट्स ऑफरिंग की गई, और एक खाट पे, तो डेड बॉडी ऊपर आ जाएगी और बाकी सामान नीचे रह गया। तो अगर नॉर्मल आर्कियोलॉजी अगर हम देखें, हॉरिजॉन्टल जब डिग करते हैं तो ऊपर का चीज नया हो जाता है और नीचे का चीज पुराना हो जाता है। यहाँ पे केस वो नहीं, उल्टा। तो ये अंडरस्टैंड, यही कारण है कि बहुत सारे एक्सकवेशन में पहले जो हुआ कि हमने एक बार पिट खोदा और अगर डेड बॉडी ऊपर है, कुछ नीचे पॉट भी रखे हुए हैं, तो हमने ये एक्सकवेटर ने ये कह दिया कि पहले पॉट रखा गया और उसके बाद बॉडी को लिटा दिया गया। लेकिन केस वो नहीं था, क्योंकि बॉडी कभी भी पॉट के ऊपर नहीं रखा जा सकता और ऐसा कोई प्रैक्टिस भी नहीं है। तो क्या हुआ, लकड़ी की चीजें जो थी वो डिकम्पोज हो गई। जो डिकम्पोज हो गई तो ऐसा लगता है कि नीचे पॉट है और ऊपर डेड बॉडी है। ये इंसाइट जो है, ये पिछले एक्सकवेशंस जितने हुए हैं, चाहे वो कालीबंगा का एक्सकवेशन हो, रोपड़ का के बरियल का एक्सकवेशन हो, चाहे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बरियल का एक्सकवेशन हो, या धौलावीरा के बरियल का एक्सकवेशन हो, उसको रीएसेस करने की जरूरत है। क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसे, कालीबंगा में भी एक ऐसा बरियल है जिसमें बहुत सारे मृदभांड मिले थे और बॉडी के नीचे भी मृदभांड मिले थे। तो इसका मतलब ये प्रैक्टिस सिर्फ ऐसा नहीं कि सनौली में था, इसी तरह की प्रैक्टिस और हड़प्पन साइट में या और समानांतर कल्चर जो चल रहा था वहाँ भी ऐसे प्रैक्टिस थे। इस एक्सकवेशन ने इस बात को बहुत अच्छे से साबित किया कि एक्चुअल बॉडी का जो स्केलेटन का पोजीशन है वो क्या है, डिकम्पोज कैसे होता है बॉडी, और फिर हर चीज़ों का जो प्लेसमेंट है उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसको कैसे समझा जाए। इसलिए ये एक्सकवेशन एक्सकवेटर के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कोई एक्सकवेशन करते हैं तो उसको कैसे इंटरप्रेट करें और उसके पोजीशन को, उसके जो कॉन्टेक्स्ट है उसको कैसे समझें। सपोज आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई लकड़ी की टेबल है, उसके ऊपर अगर आपने एक सामान रखा, मेटल का सामान रखा या कोई भी सामान, मृदभांड रखा, फिर मिट्टी चली गई, सब जगह मिट्टी भर गई और लकड़ी धीरे धीरे डिकम्पोज हो गया, तो वो आपको जमीन से ऊपर दिखेगा ना, बिल्कुल सरफेस, वो हैंग ऐसा लगेगा कि हवा में है। लेकिन एक्सकवेटर जब हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन करता है तो उसको लगता है अच्छा ये बाद में रखी गई है, लेकिन वो बाद में नहीं रखी गई है, वो तो उसके साथ ही रखी गई थी, लेकिन नीचे की चीजें डिकम्पोज हो गई। ऐसे ही एक उदाहरण मैं बताता हूँ, एक्सकवेशन के दौरान हमें एक बो के इम्प्रेशन मिले और जब हल्की बारिश हो गई थी, बारिश के बाद हमने उसको ढका, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें चली गई थी, तो हम उसको क्लीन कर रहे थे, उसको एक्सक्रेप करके क्लीन कर रहे थे। उस क्लीनिंग के दौरान हमें ये दिखा कि अरे ये तो एक इम्प्रेशन है, और उस इम्प्रेशन को जब हमने मार्क किया तब दिखा कि अरे ये तो एक धनुष है, धनुष डिकम्पोज हो गया है और उसके साथ 4 एरोहेड्स थे। तो ये क्लियर हो गया कि ये धनुष और धनुष के बाणाग्र जो है वो एरोहेड के तौर पे वो है, लकड़ी के स्टिक उसके गल चुके हैं, धनुष भी गल गया है लेकिन उसका इम्प्रेशन रह गया था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम एक्सकवेशन में मिस कर जाते हैं और कई बार पॉसिबल भी नहीं होता है कि हम उसको समझ पाएं, क्योंकि नेकेड आई से समझना मुश्किल है। तो लेकिन तब ये पता चलता है कि कैसे छोटी छोटी इम्प्रेशन को हम देखें, एक्सकवेशन में विजुलाइज करें, रिकंस्ट्रक्ट करें और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सनौली एक लैंडमार्क है एक्सकवेशन के क्षेत्र में। एक उदाहरण मैं यहाँ पे साइट कर रहा हूँ कि एक लेक्चर हुआ था IGNCA में, उसमें पद्मश्री RS बिस्ट, सबने नाम सुना है, धौलावीरा एक्सकवेशन के डायरेक्टर थे, मेरे गुरु भी हैं, वो उसको चेयर कर रहे थे। उस एक्सकवेशन के बाद का जस्ट एक्सकवेशन के बाद का लेक्चर था, तो सबको क्यूरियोसिटी थी कि क्या मिला है, इसकी क्यूरियोसिटी थी। तो उस लेक्चर में जब उन्होंने सारे फाइंडिंग्स को देखा और समझा, तो अपने लेक्चर में उन्होंने कहा कि ये आज भी रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे भी आप उसको देख सकते हैं, उनके कमेंट्स को।
उन्होंने ये कमेंट कहा कि शायद ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा एक्सकवेशन मैं देख रहा हूँ जो अभी तक मैंने भी नहीं देखा था। और सर जॉन उली जिन्होंने उर का एक्सकवेशन किया था, उर के एक्सकवेशन के समानांतर या उससे बेहतर एक्सकवेशन है ये जो अभी हम लोगों ने किया है, हमारी टीम ने जो किया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार उन्होंने ही ये टर्म दिया कि ये सेंचुरी का सबसे बिगेस्ट डिस्कवरी है और बेस्ट एक्सकवेशन है जी। तो उनका कहना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। बाकी असेसमेंट तो अलग है, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है हाँ उस लेवल के अगर स्कॉलर ने अगर कुछ कहा तो उसका एक मायने है, बहुत मायने है। और वैसे ही प्रोफेसर बीबी लाल जो पितामह माने जाते हैं इंडियन आर्कियोलॉजी के, मॉडर्न इंडियन आर्कियोलॉजी में, वो जब देखने आए इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में तो उन्होंने भी यही कहा कि इट्स कम, जो मेरा ड्रीम था जो कभी हम सपने में सोचते थे कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है वो आज सपना साकार हुआ है। और हमें और अरविंद को दोनों को उन्होंने बहुत ब्लेस किया और वो हमेशा बीच बीच में घर पे बुलाते रहे समझने के लिए चीज़ों को, और उन्होंने अपने कई आर्टिकल में भी उसको साइट किया है। तो मैं समझता हूँ कि उस लेवल के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनको ये पता है कि रिसर्च क्या होता है और वो उस मानसिकता में खुले हुए हैं कि ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट। लेकिन जो रिजिड है और बहुत सारे ऐसे आपने कमेंट्स भी देखे होंगे जेन्यू के जिन्होंने कभी एक्सकवेशन भी नहीं देखा और उस मटेरियल को भी उन्होंने नहीं देखा, उनकी बात हम लोग करेंगे। उनकी बात यहाँ मुझे बताइए कि जो सिनौली की जब आप उत्खनन कर रहे थे उसमें, तो सबसे आश्चर्यजनक और ऐसी बात जो अप्रत्याशित हो गई थी, है ना, वो कौन कौन सी थी वहाँ पर? सनौली के एक्सकवेशन में मैं कहूँ कि हर रोज़ अपने आप में एक नई चीज़ होती थी। हर रोज़ लगता था कि ये कुछ नया आ रहा है और इसको समझना, वो क्यूरियोसिटी जो है वो हर रोज़ बनी रहती थी। लेकिन बरियल नंबर 6 और बरियल नंबर 3 जब हम एक्सकवेट कर रहे थे तो बरियल नंबर 6 में जो हमारा एक स्ट्रक्चर आने लगा और उस पर एक छोटे छोटे डिपिक्शन आने लगे जिसे हम एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर कहते हैं, यानी मानव की आकृति है, फेस है और फेस के हॉर्न का सिंग वाले एक सिरस्त्राण है यानी हेलमेट है और कंधे तक उसका डिपिक्शन है। उसका डिपिक्शन आना शुरू हुआ तो बहुत बारीकी से और हमने उसको आगे बढ़ाया और एक सीरीज में वो आया। तो एक बार ऐसा लगने लगा जैसे हरप्पन साइन बोर्ड मिला था धौलावीरा में, क्या ये साइन बोर्ड जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि ये साइन बोर्ड नहीं हो सकता है। और फिर जब हमने उसके मेजरमेंट और वो सारी चीज़ें निकाली और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में कॉफिन के स्ट्रक्चर को मेजरमेंट करना शुरू किया तो ऐसा लगा ये किसी बॉक्स का कवर हो सकता है। लेकिन कवर पे इस तरह की डिजाइनिंग ये तो अद्भुत था, अद्भुत इन द सेंस कि कवर पे लकड़ी जो है उसकी कार्विंग जो है वो हाई रिलीफ में की गई थी, जो आज के मंदिरों में अब भी देखते हैं कि देवी देवताओं की कार्विंग करके ऊपर मेटल लगा देते हैं, वैसे ही यहाँ पे मेटल शीट चढ़ाया गया था कॉपर की और हाई रिलीफ कार्विंग की गई थी। और धीरे धीरे वो पूरा कॉफिन हम लोगों ने एक्सकवेट किया लेग के साथ, तो वो एक बड़ा ही यूनिक डिस्कवरी था। साथ साथ उसी उसमें चैरियट मिलने लगा। इसके बारे में बताइए, पूरे देश के जो लोग हैं उसको बहुत ही उत्सुकता से सुनना चाहते हैं, देश में रथ मिलना। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें चैरियट के कंपोनेंट मिलने शुरू हो गए। पहले उसका ऊपर का पोल मिला, उसके बाद व्हील के स्ट्रक्चर को हमने एक्सकवेट किया, उसका पूरा चेसी यानी उसका स्ट्रक्चर जो है वो मिला। और सिर्फ एक चैरियट नहीं, उसके दूसरा चैरियट यानी 2 चैरियट एक साथ बैक टू बैक रखे हुए थे। तो दोनों चैरियट एक्सकवेट जब हुआ उसके साथ हमें एक जिसको हम कहते हैं चैलिस
यानी एक ऐसा पात्र जिसमें शायद ऑफरिंग के लिए या कुछ राजा जब प्रोसेशन में निकलते होंगे तो उसके ऑफरिंग के लिए या फ्रूट रखने के लिए ऐसी चीज़ें उसमें, वो कॉपर का बना था और उसका बेस जो था वो टर्टल बना था, उसमें कछुए का बेस था। तो वो एक बड़ा रिचुअलिस्टिक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉट मिला। एक कॉपर का चैनल भी नीचे रखा था और पूरा जो, और गोल्ड के बीड भी उसके साथ मिले हमें, 3-4 गोल्ड के बीड मिले थे और स्टेटाइट के बीड, और वो ऑफरिंग में शायद रखी गई थी उसमें। और एक्सकवेशन करते करते बाद में हमें एक व्हीप मिला, यानी चाबुक का स्टिक भी उसमें मिला। और संभवतः एक पॉट के पास एक चेस्ट शील्ड के रिमेन्स थे, जिसको एक्सकवेट करना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके वो पूरा डिकम्पोज हो चुका था। संभवतः लेदर या उसका रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर शायद कॉपर की डिजाइनिंग थी, छोटी छोटी डॉट्स जैसे कॉपर की डिजाइनिंग थी जो बचा रह गया था, जिससे हमें लगा कि शायद ये शील्ड का स्ट्रक्चर हो। तो ये 6 नंबर का जो हमारा पूरा बरियल था वो अपने आप में अद्भुत था, जिसे हम वर्ल्ड के किसी कॉन्टेक्स्ट में, हम सब जानते हैं कि इजिप्शियन बरियल बहुत खूबसूरत, उसके कॉफिन बहुत खूबसूरत होते हैं, उसमें पेंटेड भी है और उसके अंदर शव को रखा गया था, बहुत डिजाइन वाले, हाईली डेकोरेटेड थे। लेकिन अगर आप इसको एट पार देखें, हालांकि ये पूरी तरह से डिकम्पोज था, लेकिन उससे किसी मायने में भी इसको कम नहीं आंका जा सकता है। तो इसका जो सौंदर्य था, इसका जो एस्थेटिक था, इसकी जो क्राफ्टमैनशिप थी, इसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी थी, वो अपने आप में एक बहुत एडवांस और बहुत सुंदर, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये एक सचमुच एक थ्रिलिंग था। हमें तो थ्रिल था ही, लेकिन हमारी पूरी टीम थ्रिल थी इस बात को लेकर कि और टीम इसलिए भी, कभी भी पूरी टीम को ये विश्वास ही नहीं होता था कि आप जो कह रहे हैं सर ये कैसे हो सकता है। ये हमारी खुद की टीम को विश्वास नहीं हो रहा था शुरुआत में, जब मैं ये कहता था कि ये कॉफिन है या इसमें ये मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ड्राइंग करके उनको समझाता था कि इसके तौर पे तुमको यहाँ पे खोदना है, यहाँ खोदना है, तो उनको लगता था कि सर एग्जैजरेट कर रहे हैं या कुछ और ओवर एंथुसियाज्म। लेकिन जब धीरे धीरे वो चीज़ें जब निकलने लगी, तब उनको लगा कि ये तो वाकई अद्भुत और कमाल की चीज़ें। यहाँ पर एक आप उसको क्लियर करते जाएं, जब ये रथ मिला और रथ के मिलने के बाद जब आपने ये दिमाग में बना लिया है कि अब हमारी जो हिस्ट्री के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो पूरी तरीके से बदलने वाले हैं, तो जब ये पब्लिक डिस्कोर्स में आती है और तमाम हिस्टोरियंस के बीच में आती है, तो जब मिथक टूटे हैं, है ना, रथ के मिलने से, और सिर्फ रथ ही नहीं थे, जो जिस डेफिनेशन को अब गढ़ा गया था पिछले कुछ सालों से, वो जब नए उसमें आए, तो हिस्ट्री ने कैसे अपना पूरा का पूरा रूप चेंज किया इसमें। जब, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने इसको डिस्क्लोज नहीं किया था, उसका यही एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जब तक हम कंफर्म नहीं हो रहे थे कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमने एक्सकवेट किया है, उसका स्वरूप क्या है, और जब तक हम पूरी कंफर्मेशन तक नहीं आए, तब तक हमने उसको अनाउंस नहीं किया था। और जब वो प्रकाश में आया तो पूरे देश की मीडिया और बाहर विदेशों की भी मीडिया ने उसको हाईलाइट किया या उसको समझने की कोशिश की गई। लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया में बहुत अलग अलग तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। कई बार किसी ने और लोगों से पूछ लिया और उन्होंने कहा ये तो अर्जुन का ही रथ है, किसी ने कह दिया ये महाभारत का ही रथ है। तो इसके रंग को अलग तरह से भी कई बार प्रस्तुत किया गया, जो मैंने अपने उससे नहीं कहा था। तो क्या वह जो रिएक्शंस थे लोगों के, वो उनको ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही हैं, ये एक्चुअल ऐसा नहीं है। दूसरा पक्ष ये था कि जो इस पे विश्वास ही नहीं करता था कि रथ भी हो सकता है, युद्ध के रथ हो सकता है भारत में। तो एक दूसरा पक्ष ये था कि वो उन्होंने जिन्होंने देखा
उनमें से कुछ लोगों ने आके एक्सकवेशन भी देखा था। उन लोग ने अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उनको उसमें बोलना नहीं था, क्योंकि ना उस पक्ष में जा सकते थे ना या सही बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने इंडोर्स किया था, राइटिंग में कई बार इंडोर्स किया, वहां पे लिखा कि हाँ ये फाइंडिंग। लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने जो उसको देखा ही नहीं था, उन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये रथ नहीं, ये कार्ट है। और भारत में तो कार्ट ही प्रचलन में था और ये कार्ट है। उसी आधार पे और जो पहले जो आर्टिकल्स लिखे गए थे 2005-06 के फाइंडिंग के हिसाब से जो आर्टिकल लिखे गए थे, उस आर्टिकल के में भी जो डेट दिया गया था 2100 से लेके 1900 BC, वो आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा 2000, और वही डेट हमारे पास भी आ रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने, खासकर वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, जिनका ये मत था कि आर्यंस बाहर से आए और वो अपने साथ ये सारी चीज़ें लेके आए थे, उन्होंने आनन फानन में टेलर मेड आर्टिकल लिखना शुरू किया कंक्लूजन पे। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर के डेट्स को हटा दिए, यानी 2100 से उन्होंने सबसे बाद के डेट को पकड़े 1800 उसको, और ये कहना शुरू किया कि ये लेट हड़प्पन है या लेट फेज में, हड़प्पन डिक्लाइन के बाद का फेज है, और ये कार्ट है, ये। और उन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी मॉडिफाई किया कि पहले हमारा ये मानना था कि 1400-1500 BC में आर्यन आए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लगभग 2000 BC में वो आए होंगे। तो ये एक ऐसी बात हो गई कि अगर कोई बाद में और फाइंडिंग आएगा तो कहेंगे कि उसके पहले आए थे, तो यानी जो वो कह रहे हैं वही ठीक है। हाँ, तो ये तो ऐसी ही बात बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर ये बताइए कि अगर रथ थे तो घोड़े भी थे, तो घोड़ों से तो यहाँ बड़ी, वैसे भी रथ से तो थी घोड़ों से भी दिक्कत थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जहाँ तक घोड़े की बात हो रही है जी, आप देखेंगे कि हमारा मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन दो सेंस में है, क्योंकि बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने इतना एक्सकवेशन किया है, काम किया है, उनका भी ये मानना है कि हमें हॉर्स बोन्स एक्सकवेशन में नहीं मिले हैं हड़प्पा उसमें। मेरा मानना बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब हमने पूरा असेसमेंट किया तो आम जनता क्या यूज कर रही है, इस बात को समझना होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले अपनी संस्कृति को समझो, अपनी सोसाइटी को समझो कि सोसाइटी में आज भी गांव में आप अगर कोई मोड है, अगर बहुत एलिट क्लास का आदमी है तो शायद 50 साल पहले हॉर्स रखता हो कि एक गाड़ी चलाने के लिए। आम जनता में तो कैटल्स है ना, बिल्कुल वही होता है। हाँ, क्योंकि वो दिनचर्या का माध्यम है, अफोर्डेबिलिटी वाली बात होती है। तो वो आपको जब हम बोन्स एक्सक्यूशन में मिलते हैं तो हजारों की संख्या में जो चीजें मिलेंगी वो कैटल बोन्स मिलेंगी। इस चीज को हम प्रयोग में ला रहे हैं। हॉर्स क्या होगा, एलीट क्लास के पास होगा, और अगर वहां पे 1000 घर है तो शायद एक घर के पास एक हॉर्स होगा। बिल्कुल। तो जो एक हॉर्स यानी 0.0% में अगर होगा तो उसका बोन मिलना आसान नहीं है। दूसरा, अगर 600 सालों में हड़प्पन का समय है तो 600 साल के आखिरी 100 साल जब मैच्योर हड़प्पन का फेज आता है उस समय हॉर्स आया होगा, है ना। बिल्कुल। तो उसका जो फ्रिक्शंस है वो बहुत कम है, तो आपको क्या मिलेगा, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट फाइंडिंग मिलेगी। अब रेयरेस्ट फाइंडिंग को अगर आप अगर जस्टिफाई और उसको देखने की कोशिश करेंगे तो कालीबंगा में हॉर्स के दांत, बिंजौर में हॉर्स इंडिविजुअल्स के बोन मिले हैं, सुरकोटरा में बोन्स मिले हैं, और लोथल में और कई जगह पे टेराकोटा में भी हॉर्स मिला है। अच्छा, और वो नेशनल म्यूजियम में आप देख सकते हैं 2 टेराकोटा हॉर्स है। आप लोथल में भी टेराकोटा के हॉर्स मिले हैं। तो ये क्या हवा में आ गए? इसका मतलब हमने जो एनालाइज किया है वहाँ प्रॉब्लम है। बिल्कुल। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि हॉर्स बोन अगर मिलेंगे तो आपको कैसे मिलेंगे, कितनी संख्या में मिलेंगे और क्या मिलेंगे। अब आइए एक्सकवेशन पे जी। अगर हमें जब चैरियट मिला तो चैरियट में क्या लग सकता है और क्या नहीं लग सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब उसके पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो उसका जो साइज है वो साइज बुल
खींचेगा ही नहीं, क्योंकि अगर बुल खींचेगा तो वो टूट जाएगा, क्योंकि बुल का मसल्स डिफरेंट होता है और 2 बुल लगेंगे तो उसके लिए क्या होगा, पोल जो होगा वो हैवी पोल बनते हैं, क्योंकि उसको कंधे पे रखा जाता है। उसका जो जुआ होता है ना, जुआ भारी होता है और कंधे पे रखने के लिए होता है। हॉर्स के लिए पतला पोल बनता है और लंबा बनता है, क्योंकि हॉर्स को पीछे स्पेस चाहिए मोड़ने के लिए, ठीक है, और वो पतला होता है। वो यहाँ के आप एविडेंस में आप देख सकते हैं, पोल बहुत पतला और लंबा है। चैरियट छोटा है। और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में अगर सिमिलरिटी अगर देखेंगे तो जितने भी हॉर्स चैरियट हैं वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, सबका स्पेसिफिकेशन लगभग वही है। हाँ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आप, क्योंकि बुल का हाइट और जो इंडिजिनस हॉर्स है उसके हाइट में दोनों में अंतर है। तो इसमें सर जो आपको स्ट्रक्चर इसका रथ का मिला था, उसमें एक 2 चीज़ें हम देखते हैं इसमें। एक तो स्पीड है ना, और उसका यूज़ है ना। बुलक कार्ट जो है उसका यूज़ हम एक डिफरेंट पर्पस से करते हैं, और इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स है इनको हम डिफरेंटली, क्योंकि स्पीड उसके अंदर मेंटेन करती है। तो ये भी थी क्या उसके अंदर? हम बिल्कुल छोटा इसलिए स्ट्रक्चर बनाए जाते थे कि उसमें जो योद्धा है या उसको जो चलाने वाला है वो आसानी से उतर सके, और उसका कैरियज भी छोटा होता था, क्योंकि वो सामान ढोने के लिए नहीं है। करेक्ट। हाँ। जबकि बुलक कार्ट का कैरियज बड़ा होता है, इसलिए उसके स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर स्ट्रक्चर होते हैं, और उसका कैरियज बड़ा होता है, क्योंकि आप उसको उसमें सामान और आदमी उसको कैरी करता है। यहाँ कैरियज छोटा होता है, और इसका जो चेसी होता है वो डी शेप का चेसी होता है। बिल्कुल डी शेप चेसी इसलिए होता है कि उस पे जो वॉरियर है उस पे लोड देता है और वहाँ खड़ा होता है, और सिक्योरिटी भी है कि और सिक्योरिटी भी है। तो और उसका स्पीड भी है, क्योंकि उसको आप सिंगल चला रहा है 2 घोड़े, तो उसको स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो, और उसका मूवमेंट आसान होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि उसके साथ व्हिप का मिलना। नॉर्मली क्या होता है कि स्टिक आप जब बुल और वो लगाते हैं तो स्टिक आप पीछे बैक पे मारते हैं, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी है, और बैक पे हिट करते हैं और तब वो आगे बढ़ता है। लेकिन जहाँ हॉर्स की साइकोलॉजी है वो आप आगे हिट करते हैं, उसको पीछे नहीं मारते। पीछे मारेंगे तो लताड़ मार देगा, पीछे वो कूदने लगेगा, वो नहीं चलेगा। तो उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से ही आपका व्हिप बनाए जाते हैं, क्योंकि आप आगे उसको हिट कर सके। कि कैसा स्ट्रक्चर है, उसमें क्या लग सकता है, उसके आधार पे हमने प्रयोगात्मक वो भी किए, उसके स्ट्रक्चर को हमने बनाया अभी आज के समय में भी, और उसको प्रयोग में भी लाके देखा कि इसमें किस तरह से हॉर्स को चलाया जा सकता है और ये कितना चल सकता है। यहाँ पर दर्शकों, जिस संजय जी जिसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये रथ और बरियल ग्राउंड पे जो मिले हैं, ये जिनकी खेत में मिले हैं, जिन जगहों पर मिले हैं, उन लोगों से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें मिली हैं, जिसने पूरे इतिहास का एक पैराडाइम को शिफ्ट किया है, उनके लिए ये क्या मायने रखती हैं। इसमें जी 2005 में पहले खुदाई हुई थी, मिट्टी उठा रहे थे, उसमें से थोड़े हुए बर्तन वगैरह निकले थे, उसको हमने ASI के पास भिजवाए। उसके बाद वे खुदाई करने के लिए आए। उसके बाद में फिर काम बंद हो गया। 2019 में भी खुदाई हुई, तो उसमें हमारे खेत में काम करती दफ़ा इसमें से फिर टुकड़े निकले तांबे के, कुछ मिट्टी के बर्तन निकले। उसका फिर हमने दोबारा पता करवाया, तो फिर खुदाई करी उन्होंने। उसके बाद में आने के बाद में जब खुदाई हुई तो हमारे यहाँ 2 रथ, ताबूत और जी तलवार और जी उसके कंकाल निकले और बर्तन निकले तांबे के, काफ़ी सामान निकले यहाँ। सर ये तो बरियल ग्राउंड है, यहाँ पे कब्रिस्तान है, जो खुदाई अब तक हुई तो कब्रिस्तान मिला है। हम चाह रहे हैं कि इसका भी तो कब्रिस्तान है, रहन सहन कहाँ है, कितना लंबा है, कैसा रहन सहन है पुराने लोगों का। अगर पूरा खुदाई हो तो रहस्य खुले तो जब इसका पूरा पता लगा। अभी अधूरा कार्य है ये। बाई चांस ये फाइंडिंग हुई है, वो ऐसा मटेरियल फाइंड हुआ है कि उसको मतलब पता नहीं कितनी परतें खोलेंगे वो। अभी तो शुरुआत है, ये कभी कुछ लगता है कभी कुछ लगता है, और मिस्टीरियस इतनी है कि हम यही नहीं समझ पा रहे ये है क्या, क्योंकि इतने हाईटेक सोल्जर, हाईटेक उनकी मतलब बरियल टेक्निक, और जो उनको उनके
हथियार जो उनके साथ रखे गए, बहुत रिचुअल ये बताते हैं कि बहुत धनी लोग रहे होंगे जो इतने कीमती चीज़ें भी उनके साथ रख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन लोग थे, और इस चीज़ को खोलने के लिए तो इसका स्टडी पूरे इंडिया को स्टडी करनी पड़ेगी इस चीज़ की। मैं ये देख रहा हूँ कि आज सिनोली की जो जगह है वो दुनिया के उन जगहों में शामिल होने जा रही है जिनको हम कभी किताबों में मिस्र पढ़ते थे, मेसोपोटामिया पढ़ते थे, या धोलावीरा, या फिर हड़प्पा मतलब कल्चर, मोहनजोदाड़ो, उनके ज़्यादा ऊपर ये साइट आज नज़र आ रही है। आगे देखते हैं उनसे कहाँ ऊपर जाती है ये साइट। यहाँ पर एक बात बता दीजिए कि जो बरियल में जो मिले हैं, जो प्रथा जो थी उस समय का जो चलन था वो दोनों था, जिसमें हम दफनाने का भी था और जलाने का भी होगा। तो ये कंटेम्प्ररी टाइम में वैदिक कल्चर की अगर हम बात करें और उसमें ये फिर आगे कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाया कि हमने क्योंकि दफनाने की परंपरा जब पहले थी तो उसको आगे भी रखना चाहिए था, हुआ क्या था? देखिए, हर चीज परिस्थिति जन्य है। करेक्ट, हाँ। जब आप वेदों में भी बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि बलि भी कर रहे थे, वो दफना भी रहे थे, जला भी रहे थे, और खुले में भी रख रहे थे, उसके बाद बोन को कलेक्ट करके भी रख रहे थे। और आप पिछले 50 सालों में भी देखें तो जो लोग 14 साल अगर बाहर, जिनका पता नहीं चलता, आज तो मीडिया है, पता नहीं चलता था, तो उसके लिए सांकेतिक रूप में हम रिचुअल भी कर देते थे कि ठीक है अब ये, या फिर जिसको हम समझते थे कि 7 समुंदर पार चला गया तो 14 साल बाद उसके वो कर देते थे, उसके संस्कार ही कर देते। तो ये जो रिचुअल्स डेवलप होते हैं वो कई बार परिस्थिति जन्य है। तो एक समय में अगर आप हड़प्पन कल्चर को भी देखें तो हड़प्पन कल्चर में जितने बरियल मिल रहे हैं और जितना साइट का एक्सपेंशन है या जितना हैबिटेशन है और जितने सालों का हैबिटेशन है उसके हिसाब से मात्र 5%, 10% से ज्यादा बरियल के फॉर्म में नहीं मिल रहा है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उस समय जलाने की भी प्रथा थी, अदरवाइज वो बरियल गायब नहीं हो सकते। परिस्थिति जन्य ज्यादा लग रहा है ये। पहली बात तो सारे रिचुअल चल रहे थे, लेकिन कब ऐसा हुआ कि बरियल की प्रथा कम होने लगी या खत्म होने लगी, कब ऐसा हुआ होगा? तो वो बहुत स्पष्ट है कि जैसे जैसे हमारी तकनीकी विकास हुई, हमारा इंटरेक्शन जो है ना बढ़ता चला गया, हम मूवमेंट करते चले गए और लॉन्ग डिस्टेंस वॉर शुरू हो गया। कि जैसे पहले क्या था, हम एक छोटे कबीला में रहते थे, बाद में यानी जनपद था, जनपद के बाद महाजनपद बन गया, महाजनपद के बाद साम्राज्य हुआ। तो जब डेवलपमेंट होगा तो क्या है, आप एक दूसरे जनपद को अपने साथ लाने के लिए युद्ध भी होंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप लॉन्ग डिस्टेंस वॉर के लिए जाएंगे, तो वहां जो लोग मरेंगे उसका क्या करेंगे आप? महामारी फैल जाएगी, या आपको वहां दफन करने के लिए आपका तो लैंड भी नहीं है, क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो आपको जलाने की प्रथा तेजी से प्रबल होने लगी कि वो जलाएंगे आप, है ना? तो ये कारण था कि धीरे धीरे जलाने की जो फिलॉसफी थी वो ज्यादा प्रिवेल करने लगी और वो खत्म हो गया। बरी करने की प्रथा कम हो गई, लेकिन रिचुअल्स नहीं बदला। बरी करने में भी हम वही अपने पितरों को ऑफर कर रहे हैं, वही आज भी। जब आप चाहे 3 दिन का रिचुअल परफॉर्म करें या 13 दिन का रिचुअल परफॉर्म करें, होता वही है। आप खाट भी ऑफर करते हैं, आप गाय भी दान दे रहे हैं, और आप सामान भी दे रहे हैं। जो चीजें पितरों को जरूरत है वो चीज आज भी हम ऑफर कर रहे हैं। तो क्या हम ये स्वरूप बदल गया? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो तमाम जो हमको मिलते हैं हमारे कल्चरल उसमें, ये हम आज जो कर रहे हैं ये उसी का एक एक्सटेंशन ही है जो आज हम। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंटिन्यूटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, चाहे उसका स्वरूप बदला हो, लेकिन वो रिचुअल की जो कंटिन्यूटी है ना वो तो बदला ही नहीं। और ये आप बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, आज भी परिस्थिति ऐसी आ गई है कि लोग 3 दिन में रिचुअल कर लेते हैं, आप इलेक्ट्रिक में भी कर लेते हैं, लेकिन
वो जो परंपरा है ना उसको आप निर्वहन कर रहे हैं आज भी। आप चाहे विदेश में रह रहे हो उस परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई आप चाहते हुए भी 13 दिन का वो नहीं कर पा रहे हैं। टाइम फैक्टर है क्योंकि शहरों में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो गांव में आज भी उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो परिस्थिति थोड़ा मॉडिफाई करता है, लेकिन आपका विश्वास है, खासकर जो आपका लोग का विश्वास है, डेथ का विश्वास है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है हमारे कल्चर में कि वो अभी तक नहीं बदला है और आज भी हम वही परफॉर्म करते हैं जो पहले करते थे। जो पहले अब फाइनल में हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि सिरौली जो परियोजना है अब उसका क्या है, आगे का आप क्या भविष्य देख रहे हैं सिरौली के उसमें कॉन्टेक्स्ट में? सिरौली के लिए क्योंकि साइट अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको प्रोटेक्ट किया है, साइट को, उस चारों तरफ के लैंड को हमने प्रोटेक्ट किया है क्योंकि उसका पोटेंशियल है अभी और भी एक्सकैवेशन के लिए उसका पोटेंशियल है उस साइट पे। और निकट भविष्य में लैंड एक्विजिशन भी हो रहा है, उसकी भी कोशिश की जा रही है कि वहाँ लैंड एक्वायर किया जाए और उसको नेशनल प्रोटेक्टेड साइट जैसा हम प्रोटेक्ट कर पाएँ और भविष्य में और भी एक्सकैवेशन उसका की संभावना है। और जो चीज़ें मिली हैं अभी तक एक्सकैवेशन में उस पर तो रिसर्च तो कंटिन्यू चल रहा है और भी लगातार नई नई चीज़ें हम रिसर्च कर रहे हैं, चाहे मेटल का रिसर्च हो, चाहे वुड का रिसर्च हो, चाहे रेजिड्यू एनालिसिस हो, वो हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि हम उसकी उस समय उसके और नॉलेज को और इन्हांस कर सकें और डीपली उसको समझ सकें, इसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय पे सिरौली जैसा साइट और उसके आसपास जो इस तरह के और साइट जो प्रकाश में आ रहे हैं उसको अगर हम एक्सकैवेट करते हैं तो इतिहास में एक एकदम शायद बहुत बड़ी बदलाव की संभावना है। और वैसे ही क्योंकि उसके पास राखी गढ़ी जैसा साइट भी है और तो इन सब के लिंकेज को समझना आवश्यक है क्योंकि कल्चर अलग अलग नहीं चल रहा है। आप हम सब जानते हैं कि हड़प्पन कल्चर जब मेसोपोटामिया, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और बहरीन और वहाँ तक हमारे लोग सेटल थे, हड़प्पन का सेटलमेंट आना जाना था वो भी 3000 BC में। तो आप क्या समझते हैं कि नज़दीक में रह के गंगा वैली हो या और दूसरे रिवर वैली के लोगों के साथ उनके संबंध नहीं रहे हो, लेकिन इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा अभी काम नहीं हुआ है और मुझे लगता है लगातार हम लोग इस पे और अच्छा काम कर पाएंगे। जी धन्यवाद मंजुल जी, आपका बहुत बहुत आपने समय दिया और अनबाउंड इंडिया के साथ बात करके और आपसे जो हमको एक इंसाइट्स मिले हैं पूरी हिस्ट्री को समझने का वो अनप्रेसिडेंटेड है, ज़बरदस्त है। और मैं ये उम्मीद करूंगा दर्शकों कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके आप हमको बताएं और साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि भारत के इतिहास के संबंध में आपका क्या दृष्टिकोण है। इसी बात को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी और किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष के साथ फिर मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। थैंक यू।